Today I am bringing you economics from class 12, that is macroeconomics. In order to understand macroeconomics, आपको ये समझना पड़ेगा कि macroeconomics और microeconomics के बीच में गैप क्या है, डिफरेंस क्या है. So macroeconomics आपने क्लास 11 पे ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो अभी हम macroeconomics की बात करते हैं. Macroeconomics बेसिकली है तो इकोनॉमिक्स बट ऑन अ मैक्रो लेवल, मतलब बहुत बड़े लेवल पे एज अ होल. ठीक है. मैक्रो वर्ड हमने उठाया था ग्रीक वर्ड मैक्रोस से. मैक्रोस मीन्स दैट इज लार्ज. ठीक है, जो बहुत बड़े लेवल पे हम स्टडी करते हैं. अब जब हम इसकी बात करते हैं कि मैक्रो और मैक्रो है क्या, तो हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम पहले पढ़ रहे थे तो वो हम माइक्रो में पढ़ रहे थे. तब वो जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो होती थी या तो प्रोड्यूसर के बेसिस पे या कंज्यूमर के बेसिस पे. पर अब जो हम प्रॉब्लम्स पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच से, वो होंगी नेशनल लेवल पे. जो नेशनल लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी, वेदर टू एलोकेट रिसोर्सेज, हाउ मच टू एलोकेट वगैरह वगैरह, तो वो हम सब्सिक्वेंटली अब पढ़ेंगे. सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट विद दैट हमें पहले दो चीजों के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो, कि हमें इन चीज की अंडरस्टैंडिंग बने. सो फर्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ स्टडी. सी बेसिस ऑफ स्टडी सेज कि हम इस इकोनॉमिक्स को किस बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं. तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस अपने लेक्चर्स में भी बताया था कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मेजर पॉइंट है स्कार्सिटी. तो अगर हम स्कार्सिटी को छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं, एक होता है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, मतलब हम उस चीज को कैसे यूज करना चाहते हैं जो रिसोर्स स्कार्स है. तो वहां पे हम अगर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है एज ए नेशन वो भी हमारे पास लिमिटेड है. तो वो हमें किस तरीके से यूज करने हैं, हमें क्या चॉइसेस बनानी पड़ेंगी ताकि हम उन रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज कर पाए. सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स. सी इकोनॉमिक वेरिएबल्स में आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. ठीक है. अब ये प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो बहुत अच्छे लगते हैं हमें इस तरीके से, क्योंकि हम उनको सेपरेटली अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, इजी है. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम उन्हें एग्रीगेट कर देते हैं, एग्रीगेट प्रोड्यूसर्स एंड एग्रीगेट कंज्यूमर्स. अब एग्रीगेट का मतलब क्या है कि पहले किसी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, पहले किसी फैक्ट्री की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो अब मैं एक इंडस्ट्री की बात करूंगी जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व है उस प्रोडक्शन में. ठीक है. एंड एग्रीगेट कंज्यूमर्स मीन पहले अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर मार्केट की, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी की बात कर रही थी, ठीक है, तो अब मैं वो नहीं कर रही हूँ, अभी नेशनल लेवल पे जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं मैं सबको इन्वॉल्व कर रही हूँ इसमें. तो ये है हमारे एग्रीगेट कंज्यूमर्स. तो यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं. हमारी डिमांड किसकी रहेगी, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एग्रीगेट प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी जो सप्लाई होगी वो होगी एग्रीगेट सप्लाई. थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक एजेंट्स. इकोनॉमिक एजेंट्स में हमारे पास बेसिकली दो चीजें आती हैं, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. इंडिविजुअल्स वो लोग जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही अपना भला चाहते हैं, दोनों ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन चाहते हैं रिस्पेक्टिवली. ठीक है. और इंस्टीट्यूशंस कौन, जो एज अ होल नेशन का भला चाहते हैं. ठीक है, वो चाहते हैं कि सभी के पास, सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले. अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं आरबीआई का, जो बैंकिंग रेगुलेटर है. ठीक है. उसमें क्या होता है कि वो आपकी जो भी लोन है या आप सेविंग्स कर रहे हो, उनके इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो भी इन्फ्लुएंस होते हैं वो होते हैं थ्रू आरबीआई. और आपका मनी कंट्रोल जो बेसिकली कंट्री का रहता है वो रहता है आपके बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर के पास. अब नेक्स्ट चीज, आप इसका नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए. आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, वो आपके स्टॉक मार्केट्स को, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है. ठीक है. और थर्ड आप एग्जांपल ले सकते हो टेलीकॉम रेगुलेटर का, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज ट्राई. ठीक है, वो आपके टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है. ठीक है. ये आपके एग्जांपल्स आगे इकोनॉमिक एजेंट्स में. फोर्थ पॉइंट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बताया, आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं, आपके पास कंज्यूमर्स हैं. पहले हम उन्हें इंडिविजुअल बेसिस पे स्टडी कर रहे थे, मार्केट के लेवल पे स्टडी कर रहे थे, अब हम उन्हें नेशनल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं. तो जब मैं नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ, वो प्रोड्यूसर्स एग्रीगेट हो गए, वो कंज्यूमर्स एग्रीगेट हो गए. दो अलग अलग मेरे पास फैक्टर्स बन गए. ठीक है.
नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। सी अब डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस में क्या है, कुछ एक ऐसे फैक्टर होंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में उनकी वैल्यू नहीं है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो जिनकी वैल्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं है। अब इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए, टोटल आउटपुट एंड इनकम। ठीक है, एक नेशनल लेवल पे टोटल आउटपुट जनरेट हुई, एक इनकम जनरेट हुई, जब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंगस्ट ऑल तो वो हमारा बन गया एक ऐसा फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स बट नॉट फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज कांस्टेंट। सिमिलरली जब आप टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हो या टोटल आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट इन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं कि हमें एलोकेट कैसे करने अपने रिसोर्सेज। अब मेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, मैंने एग्रीगेट इंडस्ट्री बना दी, वो इंडस्ट्री है किन लोगों की, जो प्रोड्यूसर्स थे जिनको मैंने एग्रीगेट करके एक इंडस्ट्री बना दी। अब उस इंडस्ट्री में क्या प्रोड्यूस होगा और क्या नहीं होगा, रिसोर्सेज तो स्कार्स ही है, चाहे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लेवल पे हो चाहे वो हो नेशनल लेवल पे। अब मुझे फिर भी वहां पे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर सेंट्रल इशू। मेथड ऑफ स्टडी, सी मेथड ऑफ स्टडी में क्या था, आपको दो चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी, या तो जनरल इक्विलिब्रियम या फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम में आप कंडीशन लोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम में आप कंडीशन लोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली और जब आप जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो आप सारे सेक्टर्स की बात कर रहे हो, चाहे वो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, इन सभी की जो टोटल प्रोड्यूस होगी आप उसकी बात कर रहे हो और उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई की बात कर रहे हो जो वहां पे बनती है, दैट इज एन इक्विलिब्रियम, जो सारे ही इकोनॉमी को एज अ होल लेके चल रहे हो आप। बट जब आप पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हो किसी एक सेक्टर की, जैसे मान लो अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हो, तो आप सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात नहीं कर रहे हो, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। सी माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में बेसिकली होता क्या है कि हम कुछ चीजों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो चीजें रादर हमारे लिए केओस क्रिएट करती हैं एंड वैसे वर्सा इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर इस चीज को बढ़ावा दें कि आपको सेविंग करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट देता है, उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, उससे हमारा प्रोड्यूस बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ी। ठीक है, बट अगर मान लो कि सभी ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा दी, अपनी सेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है, और कंजम्पशन जो है वो बहुत कम आ गई। जब कंजम्पशन कम आ गई दैट मीन्स कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी लेस। पहले आपको पॉकेट मनी मिल रही थी 1000 रुपए, ठीक है, अब आपको उस 1000 रुपए में से आपको आपके पेरेंट्स ने टारगेट दिया है कि आपको 50% ऑफ दैट पॉकेट मनी हैज टू बी सेव्ड। ठीक है, अब आपके पास रह गए 500 रुपए। पहले आप जाते थे, आप पिज्जा खा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप प्ले करने जा रहे हो, कहीं मूवी देखने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो वहां पे आप स्पेंड करते थे। अब वो आपका हो गया कम क्योंकि आपको सेव करना है, टारगेट आपके पास, आपने सेव कर लिया। बट अब आप क्या करोगे, पहले 3-4 चीजें आप 1000 रुपए में कर रहे थे, अब आप सिर्फ 1 या 2 चीजें 1000 रुपए में कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब आपकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, जब आपकी डिमांड कम हो गई तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी में पैसा घूमता है, मनी रोटेट करती है, दैट विल बी सीजिंग, दैट इज सीज्ड। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट विल आल्सो बी लेस। सो इंडस्ट्रियल आउटपुट जब लेस हो गया तो एज अ होल इकोनॉमी में उसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस चॉइस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज अ पैराडॉक्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिस्कस करेंगे
कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं और वो कैसे अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मतलब इसमें हम ये एस्टिमेट्स लगाते हैं कि हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी है एज अ होल, एज अ नेशन। ठीक है, वो तीनों सेक्टर्स को लेके आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है या एग्रीकल्चरल सेक्टर है, सभी सेक्टर्स की टोटल प्रोड्यूस को लेकर काउंट होता है, जो एग्रीगेट होता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो मनी जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सेकेंड पॉइंट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सी, अब एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो ये भी एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। ये बेसिकली एक डायमेंशन थ्योरी के बेसिस पे है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो आपकी इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है आपकी इकोनॉमी में, उसको आप दूर कैसे कर सकते हो, आप क्या ऐसी रेमेडीज लो जिससे वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज थ्योरी ऑफ मनी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपने मनी कैसे सर्कुलेट करनी है। ठीक है, अगर मनी सर्कुलेट नहीं होगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तो ना प्रोडक्शन हो पाएगी ना कंजम्पशन हो पाएगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। मतलब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन जिसकी हम बात करते हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन वो कंडीशन है जब आपके प्राइसेस जो होते हैं नॉर्मल लेवल से बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब पहले आपको जो चीज 2 रुपए की मिल रही थी वो आपको 3 या 4 रुपए की मिल रही है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर मेजर फैक्टर ये होता है जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। डिफ्लेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट। डिफ्लेशन में क्या होता है, जब आपकी डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइसेस डाउन चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है जिसके बेसिस पे वो इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश करती है। ठीक है, वो भी एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सचेंज रेट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सी, अब जब हम एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो ये हम बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज के बीच में बात कर रहे हैं, या तो बायलैटरल होगा या मल्टीलेटरल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेशन की बात नहीं हो रही सिर्फ, यहाँ पे फोकस जो हमारे नेशन पे है, बट हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है किसी और कंट्री के मुकाबले में वो कितनी ऊपर या नीचे है, कितनी ज्यादा या कम है। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली जो हम ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्री के साथ में, या तो हम डेफिसिट में या फिर हम सरप्लस में। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट विच वी विल स्टडी इन द लेटर चैप्टर्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस में हमारे पास है 6 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। हम मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक आपकी नेशनल इनकम कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है आपकी कंट्री में। ठीक है, और आपकी जो बजट है गवर्नमेंट का वो कैसा बजट आया है, क्योंकि जो बजट होता है ये भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है आपकी इकोनॉमी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ऐसी पॉलिसीज, फॉर्मुलेशंस, प्रोग्राम्स को लॉन्च करे जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले, ताकि इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करे, डेवलप हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब बैलेंस। ठीक है, अभी बैलेंस बनाने के लिए कोई रेगुलेटर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने आप ऑटो मोड पे चलेगी तो शायद डिसबैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे जो हमारे पास रेगुलेटर्स आते हैं वो है एक गवर्नमेंट और दूसरा है हमारे पास आरबीआई। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपको देती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, उसके रेवेन्यूज, इन चीजों को काउंट किया जाता है कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रही है और कितना उसके रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, दैट प्रोवाइड्स अस मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आपका रेपो रेट क्या रहेगा, आपका रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगा, आप लोन अगर लेते हो तो उसके ऊपर आपको कितना पे करना पड़ेगा, अगर आप सेविंग कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको रिटर्न क्या मिलेगा। ये सारी चीजें कौन देखता है? ये देखते हैं आरबीआई। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी देखते हैं आपका आरबीआई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वी टेक फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि आप अपनी कंट्री को जज कर रहे हो इन विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, कि हम अपनी कंट्री से कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में और कितना इंपोर्ट हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर साइड।
ठीक है। अब अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड ज्यादा हुआ, मतलब जितना आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट, उस केस में क्या होता है कि आपकी अर्निंग जो होगी वो ज्यादा होगी आपकी कंट्री की, ठीक है। जब वो अर्निंग ज्यादा होगी तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो पेमेंट का डिफरेंस है, दैट इज टुवर्ड्स योर कंट्री, ठीक है। उस केस में आपकी कंट्री रैपिडली ग्रो करती है। पर अगर ये डेफिसिट की तरफ है, सरप्लस नहीं है, तो आपकी कंट्री को थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। अभी पॉवर्टी आती है कुछ मेजर रीजन से, उसमें से एक है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल करना है, ये है गवर्नमेंट का एक बेसिक रोल, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करें या कुछ और करें ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, पॉवर्टी कम हो जाएगी। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कैसे टैकल करेंगे, वो भी एक मेजर फैक्टर रहता है ग्रोथ के लिए। 6th पॉइंट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज एंटायरली एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कोई भी पॉलिसी बन के आएगी उसके बेसिस पे ये तय होगा कि आने वाले टाइम में जो टाइम फ्रेम होती है उसमें कोई इकोनॉमी इंक्रीज करेगी अपने ग्रोथ रेट या उसका स्लगिश होगा, बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। ये एंटायरली डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी लेकर आ रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब।